हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस इज़ नरेंद्रा। आज हम शुरू करेंगे एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पार्ट 4 को, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा 76 होगा। द क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग impurities फ्रॉम अ सस्पेंडिंग फ्लूइड बाय द एक्शन ऑफ नेचर फोर्स एलोन इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं सेडिमेंटेशन विद कांगुलेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, discrete particles, chemical precipitation. The right option is option 2, that is plain sedimentation. Hence, the process of separating impurities from a suspending fluids by the action of natural force alone is called as plain sedimentation. केवल sedimentation क्या होता है? इसमें solids of higher density को अलग किया जाता है, को रिमूव किया जाता है। कोगुलेशन में लाइटर पार्टिकल्स का कोगुलेट करते हैं उसको और फिर रिमूव कर देते हैं। फिर आते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स में। इसमें वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल की वो डिफरेंट होती है एट डिफरेंट हाइट। केमिकल प्रेसिपिटेशन में हम केमिकल्स को मिलाते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2, दैट इज प्लेन सेडिमेंटेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 77। द वाटर कंटेंट एट विच soil changes from liquid state to plastic state is known as। लिक्विड से प्लास्टिक स्टेट में जो सॉइल चेंज होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लिक्विड लिमिट। और श्रिंकेज लिमिट क्या कहते हैं? श्रिंकेज लिमिट वो होता है जिसमें सेमी सॉलिड से सॉलिड स्टेट में चेंज होता है। और प्लास्टिक लिमिट होता है वो जिसमें प्लास्टिक स्टेज से सेमी सॉलिड में चेंज होता है। प्लास्टिक से सेमी में जो चेंज होता है वो ये होता है, और सेमी से सॉलिड में होता है वो होता है श्रिंकेज लिमिट। प्लास्टिक से सेमी वाला प्लास्टिक लिमिट हो गया। सो लिक्विड से प्लास्टिक में चेंज होने वाला को कहते हैं हम लिक्विड लिमिट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78। which of the following qualities is desirable in good surveyor telescope। गुड सर्वेयर्स टेलीस्कोप के लिए कौन सी क्वालिटीज़ डिजायरेबल हैं? ऑप्शंस हैं वेरी हाई मैग्निफिकेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, एक्रोमेटाइजेशन, एक्रोमेटिज्म, स्फेरिकल एब्रेशन। देखिए होता क्या है, ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो जाएगा तो सर्वेयर के लिए देखने के लिए दिक्कत हो जाएगी, मतलब स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बन पाएगी। सो ये तो नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन में क्या होता है, जो हमारा लेंस होता है वो फेल हो जाता है, लेंस फेलियर होता है। इसमें होता क्या है कि जितने कलर्स होते हैं ऑल कलर्स सब सेम दिखाई देते हैं, तो क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन में इसमें क्या होता है, जो नॉन स्फेयर कर्व्ड सरफेस जो होता है, कर्व्ड शेप वो बनता है, इसलिए स्फेरिकल एब्रेशन भी नहीं होना चाहिए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज एक्रोमेटिज्म। क्योंकि ये जो है क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन दोनों को कम करता है, मिटाता है, एक्रोमेटिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज एक्रोमेटिज्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। which of the following sentence is correct in the case of Weissoff's simplified method of slices? ऑप्शंस हैं इट सेटिस्फाई
only horizontal force equilibrium. It disregards the effect of forces acting on the side of the individual slices. It satisfies only vertical forces. It satisfies only moment forces. देखिए बाइसेप सिंप्लीफाइड मेथड जो है वो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में नहीं लेता, ना ही वर्टिकल फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में नहीं लेता है, ना ही मोमेंट को। ये करता क्या है, ये डिसरिगार्ड करता है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द साइड ऑफ इंडिविजुअल स्लाइसेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 80। A portion of roadway contiguous with the travelway and is intended for accommodation of stopped vehicle is called as। ऑप्शंस हैं कैरियज विड्थ, कर्ब, मीडियन, शोल्डर्स। A portion of roadway contiguous with the traveled way and is intended for accommodation of stopped vehicle is called as shoulder। शोल्डर जो होता है वो हमारा प्रोवाइड किया जाता है कि इजली फ्लो जो हो सके, या फिर एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड की जाती है जिससे जो हमारे एक्स्ट्रा ओवरटेकिंग है होती है, ओवरटेकिंग और पार्किंग ऑफ व्हीकल हो सके, इसलिए हम शोल्डर्स प्रोवाइड करते हैं। मीडियन क्या होता है, मीडियन हमारा सेपरेट करता है रोड्स को। कैरियज विड्थ क्या होती है, जिस पे व्हीकल चलते हैं, मेनली व्हीकल जो चलते हैं वो हमारे कैरियज विड्थ पे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 81। हाउ वी कंट्रोल वाटर लॉगिंग इन एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड में हम वाटर लॉगिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, बाय अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन, बाय लाइनिंग ऑफ कैनाल्स, बाय क्लोजिंग द नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स। देखिए यदि हम इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन बढ़ा देंगे तो वाटर लॉगिंग भी बढ़ जाएगी। सो दिस ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। बाय अवॉइडिंग क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन यदि हम अवॉइड कर देंगे तो भी हमारा वाटर लॉगिंग बढ़ जाएगी। सो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आते हैं क्लोजिंग द नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स। नियर बाय नेचुरल ड्रेन्स हम क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्राइड हो जाएगी सॉइल, इस वजह से जो होगी खेती नहीं हो पाएगी। सो ऑप्शन डी इज आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज बाय कैनाल लाइनिंग। जब हम कैनाल्स की लाइनिंग कर देंगे तो जो हमारा होगा वाटर लॉगिंग वो कंट्रोल हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 82। An open tank contains 60 centimeter of water covered with 30 centimeter of oil specific gravity 0.8, the pressure intensity recorded at the bottom of the tank। तो ये हमारा टैंक है, ठीक है, इसमें बॉटम में वाटर हो गया और इसके ऊपर हो गई ऑयल। ये हमारी इसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और नीचे वाले की हो गई 60 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम निकालते हैं कैसे हैं प्रेशर को। P इक्वल होता है हमारा रो GH, H1 है हाइट ऑफ वाटर हो गया, रो 1 हो गया, रो 2 GH2। यहाँ से जब हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8 इंटू 1000 इंटू 9.81 इंटू 0.3 मतलब ये मीटर में लिए हम सेंटीमीटर को, प्लस ये तो हो गया सिर्फ वाटर, सिर्फ इसका हो गया ऑयल का, निकालते हैं वाटर का 1000 इंटू वाटर मतलब 1000 होती है वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी, 9.81 इंटू 0.6। सो आंसर विल बी 8240.4 न्यूटन per meter square। So right answer is option first। Now the next question is question number 83। On a rough terrain, what is the achievable accuracy of a chain under
conductive conditions. Option A 1 in 2000, 1 in 1000, 1 in 250, 1 in 500. So right answer is option C, that is 1 in 250. On a rough terrain, 1 in 50 is the achievable accuracy of the chain under conductive condition. Now the next question is question number 84. When compared with open caisson, floating caisson generally does have a greater depth below the ground surface, are less expensive, have a slow and inconvenient installation, have a higher load capacity. So there will be less expensive. That's why when compared with open session, floating caisson generally are less expensive. जो खर्च होता है इसमें कम होता है, less expensive. So right answer is option B. Now the next question is question number 85. According to building by law, what is building called when the outer face of any of its wall is on the street boundary? Options हैं बरसाती, बालकनी, केबिन, abute. So right answer is option D, that is abute. बिल्डिंग बाय लॉ जो लीगली यूज़ किया जाता है ये होता है रेगुलेट कवरेज, हाइट, बिल्डिंग बल्क और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए. That's why the right answer is option D, that is abute. Now the next question is question number 86. That was wrong, given by the SSC JEE. So let's move on the next question. Next question is 87. Which of the following is a non-automatic rain gauge used in the measurement of rainfall? रेनफॉल मेजर करने के लिए नॉन ऑटोमेटिक रेन गेज कौन सा है? ऑप्शंस हैं साइमंस रेन गेज, फ्लोट टाइप रेन गेज, टिपिंग बकेट रेन गेज, वेइंग बकेट रेन गेज. देखिए फ्लोट टाइप रेन गेज, टिपिंग बकेट रेन गेज एंड वेइंग बकेट रेन गेज ये हैं ऑटोमेटिक रेन गेज. So only one is non-automatic rain gauge, that is option first Siemens rain gauge. Siemens rain gauge को हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, इसको कहते हैं 5 इंच रेन गेज. इसमें डेप्थ जो होती है ये वॉल्यूम पर एरिया के हिसाब से निकाली जाती है. Now the next question is 88. As per IS 2007, as per IS 800/2007, what should be the maximum slenderness ratio for the tension member in which reversal stress due to the load other than wind or seismic force occurs? स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है? ये होता है हमारा एल इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. फॉर टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल स्ट्रेस लगाया जाता है विंड और सिस्मिक फोर्स को छोड़ करके होता है 180. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 180. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89. अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, what is the maximum spacing that is allowed for vertical stirrups in a simply supported beam? सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जो मैक्सिमम स्पेसिंग हम अलाउ करते हैं वो होती है हमारी 300 mm. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज 300 mm. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 90, एडिंग एक्सटेंडर्स इन पेंट इंक्रीजेज इट्स। जब हम एक्सटेंडर्स मिला देते हैं तो ये पेंट में क्या इंक्रीज करता है? ये इंक्रीज कर देता है पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91, according to IS 456/2000, the maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as, outermost fiber पर कितना लेते हैं हम? 0.0035 एप्सिलॉन मैक्स। सो राइट आंसर इज 0.0035। और ये होता किस में है? ये होता है हमारा बेंडिंग में। सो D is correct. Now the next question is question number 92. The covered area of a building measured at the floor level. फ्लोर लेवल पे जो कवर्ड एरिया होता है वो मेजर किया जाता है किस में? ये मेजर किया जाता है हमारा प्लिंथ एरिया में। प्लिंथ एरिया जो होता है वो हमारा फ्लोर लेवल से रिलेटेड होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज plinth area. Now the next question is question number 93. For which of the following tunnel losses is Manning's rugosity coefficient used in the calculation of head loss? Options हैं loss due to change of velocity in expansion, friction losses, loss due to bend, loss due to change of velocity in the concentration। देखिए जो टनल लॉसेस होता है उसमें हमारा मैनिंग्स रिग्योसिटी कोएफिशिएंट जिसको हम 1/n से शो करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लॉस पे डिपेंड करता है। सो हम यूज़ क्या करते हैं? हेड लॉस कैलकुलेट करने के लिए फ्रिक्शन लॉस यूज़ करते हैं। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000, व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ PCC? PCC का यूनिट वेट कितना होगा अकॉर्डिंग टू IS 456? देखिए PCC के लिए होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और RCC के लिए होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए फॉर PCC, दैट इज 24 kilonewton per meter cube. Now the next question is, a floating body is said to be in stable equilibrium. Stable equilibrium में कोई भी floating body कब होगी? यदि ऑप्शंस हैं its metacentric height is a positive value, its metacentric height is 0, its center of gravity is below the center of buoyancy, इट्स मेटासेंट्रिक हाइट इज अ नेगेटिव वैल्यू। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होने के लिए m जो है हमारा वो माइनस नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। 0 भी नहीं होना चाहिए और ना ही ये g के नीचे होना चाहिए। g के नीचे m कभी नहीं होना चाहिए। m शुड बी ग्रेटर देन g। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। Now the next question is question number 96. The type of cement used in lining of deep tube well is, options हैं Portland pozzolana cement, oil well cement, blast furnace slag cement, high alumina cement. The right answer is Portland पोजोलोना सीमेंट। इसमें जो ऑयल सीमेंट होती है वो यूज़ की जाती है ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल। जो तेल के कुएं होते हैं उनको खोदने के लिए हम ऑयल सीमेंट को यूज़ करते हैं। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होती है वो मराइन स्ट्रक्चर के लिए यूज होती है, जो समुद्री स्ट्रक्चर होते हैं उनके लिए, क्योंकि ये ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन इवॉल्व करती है।
ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ये क्या करती है, इसमें लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of sedimentary rock? सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शंस हैं क्वार्टजाइट, मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। देखिए सैंडस्टोन जो है वो हमारा सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि सैंड आ गया ऑप्शन, और सैंड है और रॉक है इसलिए सैंडस्टोन। क्वार्टजाइट जो होता है हमारा, क्वार्टज हो गया और ग्रेनाइट हो गया, ये हमारा सिलीसियस रॉक के एग्जाम्पल हो गए। और जो मार्बल है, मार्बल ये है मेटामॉर्फिक रॉक के लिए, मेटामॉर्फिक। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी।